Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Build Knowledge. I hope you all are fit and fine. So guys, हम चैप्टर सेकंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. लास्ट 2 वीडियोस में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस को डिटेल में डिस्कस किया था. उसके मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी. एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर फॉर्म दैट इज़ पार्टनरशिप फर्म. और इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म को आप समझने से पहले थोड़ा सा पार्टनरशिप का मीनिंग समझ लेते हैं. पार्टनरशिप मीन्स जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक फर्म स्टार्ट करते हैं, एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे. जैसे सपोज़ कीजिए ये 2 पर्सन्स हैं, इन्होंने क्या किया, एक बिज़नेस स्टार्ट किया, साथ में हाथ मिलाया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ये साथ में मिलके क्या करेंगे, शेयर करेंगे. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी ये साथ में मिलके उठाएंगे. ठीक है, तो अब ये दोनों पर्सन्स एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के लिए पार्टनर्स कहलाएंगे. और जिस फर्म में, जिस बिजनेस में ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, तो वही होती है हमारी पार्टनरशिप फर्म. तो चलिए इसका डिटेल में मीनिंग डिस्कस करते हैं. पार्टनरशिप मीन्स एक ऐसा बिजनेस जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक एग्रीमेंट रेडी करते हैं और उसे पार्टनर्स एग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी उस बिज़नेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, और वो कितनी कैपिटल लेकर आएंगे और किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस वो शेयर करेंगे. तो ये होती है हमारी पार्टनरशिप फर्म. अब पार्टनरशिप फर्म को गवर्न करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था. ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो अब जो भी लॉस एंड रूल्स रेगुलेशंस होंगे इसके लिए, पार्टनर्स के लिए, वो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, तभी वो एक लीगल पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी. नाउ मूव टू इट्स फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो चलिए अब हम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज़ 2 और मोर पर्सन्स. पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है पार्टनर्स की? 2. ओके, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब मिनिमम पार्टनर 2 तो होने ही चाहिए. ठीक है, अगर 1 ही पर्सन स्टार्ट कर रहा है तो वो पार्टनरशिप नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगी. ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2. बट पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कोई भी मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाई नहीं की है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं उस पार्टनरशिप फर्म के लिए. बट जो कंपनीज एक्ट था 1956, उसने एक लिमिट प्रेस्क्राइब की थी पार्टनरशिप के लिए. वो लिमिट क्या थी कि अगर पार्टनर्स मिलकर बैंकिंग बिजनेस करते हैं तो उसमें मैक्सिमम पार्टनर 10 तक हो सकते हैं, मतलब 10 मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं. बट अगर वो नॉन बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें 20 पर्सन्स पार्टनरशिप कर सकते हैं, मतलब 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20% तक हो सकते हैं. बट ये तो थी पुरानी बात, मतलब कंपनीज एक्ट 1956 की बात. अब जो कंपनीज एक्ट 2013 आया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं 100. ठीक है, मिनिमम तो 2 ही है, मैक्सिमम पार्टनर्स 100 तक हो सकते हैं. और इसी में एक रूल है, स्पेसिफाई किया गया है, रूल नंबर 10. इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं. ठीक है, तो ये हुई कंपनीज एक्ट 2013 की बात. अगर आपकी बुक में अपडेट की हुई है आपकी बुक और उसमें 100 और 50 मैक्सिमम पार्टनर दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वो न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग है. और ठीक है, और ये रही पुरानी बात, पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग कि 10% मैक्सिमम बैंकिंग में होने चाहिए, हो सकते हैं, और 20 पार्टनर्स नॉन बैंकिंग बिजनेस में हो सकते हैं. नेक्स्ट, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स.
अब पार्टनरशिप के लिए एक एग्रीमेंट रेडी किया जाता है। जब भी पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो तब एग्रीमेंट बनाया जाता है, ठीक है, कि कौन कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, कौन कितना रेशियो लेगा प्रॉफिट का, ठीक है, कि कैसे प्रॉफिट और लॉस डिवाइड किया जाएगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। अब ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, बट ओरल एग्रीमेंट में क्या होता है, डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए रिटन एग्रीमेंट बेस्ट होता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट, लॉफुल बिजनेस। अब आप एक बिजनेस तो स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो, 3-4 लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बट यू मस्ट अश्योर कि आपका बिजनेस लीगल होना चाहिए, कोई लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपकी बिजनेस में वो इलीगल नहीं है, ठीक है, लॉ के अगेंस्ट नहीं है। और साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बिजनेस के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो प्रॉफिट गेनिंग हो, मतलब जिनसे प्रॉफिट हो रहा हो। सपोज़ कीजिए आप और आपके फ्रेंड ने मिलके क्या किया, एक प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की, ठीक है, प्रॉपर्टी परचेज़ की कोई भी, तो क्या ये बिज़नेस हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसे परचेज़ करके रख ले रहे हो, ठीक है, प्रॉपर्टी परचेज़ करना बिज़नेस नहीं होता है। बट अगर आपका बिज़नेस ही यही है कि आप प्रॉपर्टी परचेज़ करके उसे सेल करते हो, तो आपका ये बिज़नेस कहलाएगा, ठीक है। तो आपको इन 2 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो बिज़नेस लॉफुल हो, ठीक है, लीगल बिज़नेस हो और उसमें कोई प्रॉफिट गेनिंग मोटिव हो। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था कि सारे डिसीजंस वो एक सिंगल पर्सन से ही लेता है, क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल पर्सन ही था। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी हमने किया था डिस्कस कि वहाँ पे कर्ता ही है जो सारे डिसीजंस ले रहा है, सारा कंट्रोल कर रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट से आप डिसीजंस लेते हो और सारे पार्टनर्स मिलके ही उसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जो भी डिसीजंस होगा वो सारे पार्टनर्स मिलकर एक साथ लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे की सलाह मशवरा करके। नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब इसमें पार्टनर्स में भी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जैसा हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और कर्ता की देखी थी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, लायबिलिटी, उनकी लायबिलिटी कैसी थी, अनलिमिटेड थी। अगर इनमें डेब्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं बिजनेस असेट से, तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ करना पड़ता है उन डेब्ट्स को रीपे करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ इसमें है कि पार्टनर्स को भी सारे पार्टनर्स लायबल होते हैं उस लायबिलिटी को रीपे करने के लिए, ठीक है। अगर आपने डेब्ट्स लिए हुए हैं, लोन लिया हुआ है और आपके बिजनेस असेट सफिशिएंट नहीं है उन डेब्ट्स को पे करने के लिए, तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है उन डेब्ट्स को रीपे करने के लिए। नेक्स्ट फीचर इज म्यूचुअल एजेंसी। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, हर एक पार्टनर एजेंट होता है दूसरे पार्टनर्स का और फर्म का। एजेंट मीन, सपोज कीजिए आपने अपने बिहाफ पर किसी दूसरे पर्सन को वर्क दिया करने के लिए, ठीक है, तो वो पर्सन कौन होगा, एजेंट होगा, और आप कौन होगे, प्रिंसिपल कहलाएंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, कुरकुरे मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, इनका कुरकुरे का बिजनेस है, ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब किसी आउटसाइडर ने क्या किया, मिस्टर ए से डील की, ठीक है, मिस्टर ए डील करके आया आउटसाइडर से। इस आउटसाइडर ने 100 पैकेट्स बनाने के लिए बोला ए को, ठीक है, 100 पैकेट्स बोला, कितने मंथ में, 1 मंथ में, ठीक है। अब 1 मंथ में इनको 100 पैकेट्स देने। तो अब ऐसा नहीं है कि ये मिस्टर ए ने डील किए तो मिस्टर ए ही वो मैन्युफैक्चर करेगा और सब कुछ वही करेगा, डील भी वही करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ए बी सी तीनों ही पार्टनर्स उन एग्रीमेंट के लिए, उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो उसने आउटसाइडर से किया था, वो उनके लिए लायबल होंगे, ठीक है, वो तीनों मिलकर ही करेंगे। तो कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस फर्म के लिए कोई एक्टिविटी करता है तो वो सारे पार्टनर ही लायबल हो जाते हैं उसके लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए किसी पार्टनर ने लोन लिया, ठीक है, बैंक से। तो अब बैंक लोन जब लिया है किसी एक पार्टनर ने, तो वो पार्टनर क्या हुआ है, वो एजेंट का वर्क कर रहा है दूसरे पार्टनर के लिए और फर्म के लिए, ठीक है। उनके बिहाफ पर उन्होंने लोन लिया है।
क्योंकि इन्होंने लोन पार्टनरशिप फर्म के लिए लिया है। तो अब वो सारे पार्टनर्स ही लायबल होंगे उस लोन को रीपे करने के लिए, ठीक है। कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने ये लोन नहीं लिया है तो मैं रीपे नहीं करूँगा, ठीक है। सारे पार्टनर्स ही एक दूसरे के बिहाफ पर वो वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज लेक ऑफ कंटिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह पार्टनरशिप भी क्या होता है कि ये हमेशा कंटिन्यू नहीं रहता। कैसे? अगर कोई पार्टनर की सपोज कीजिए डेथ हो जाती है, या फिर उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहती, या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो पार्टनर्स ने एग्रीमेंट बनाया था, सपोज कीजिए 3 पार्टनर्स थे जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की। अब किसी पर्सन की इसमें से क्या हो गई, डेथ हो गई, तो ऐसी कंडीशन में इन तीनों ने जो एग्रीमेंट बनाया था वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, पार्टनरशिप इनकी डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसमें कमी रहती है कंटिन्यूटी की, ठीक है। हमेशा ये चलने वाला नहीं होता है। सो गाइज, ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म को डिटेल में डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।